are going to cover 4 topics, that is insolation, heat, budget, distribution of temperature and temperature inversion. So first let's start with insolation. हम देखते हैं कि जो सन है वो काफ़ी रेडिएशंस और एनर्जी वगैरह एमिट करता है, लेकिन जो एनर्जी अर्थ रिसीव करता है उसे ही हम इंसोलेशन में काउंट करते हैं. ये इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं और जो अर्थ एनर्जी रिसीव करता है वो हमेशा मतलब कॉन्स्टेंट होते हैं, जिसे हम सोलर कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि जो रेडिएशंस अर्थ रिसीव करता है वो दो तरह की होती है, एक तो विजिबल और एक नॉन विजिबल. विजिबल पार्ट में वो आते हैं जिनकी मिडल वेवलेंथ होती है, जनरली वाइट लाइट, जिसके अंदर हम 7 कलर्स को देखते हैं, विबग्यो, ये स्कैटरिंग के फिनोमेना को शो करते हैं. वहीं जो नॉन विजिबल पार्ट है उसमें शॉर्टर वेव्स और लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशंस देखने को मिलती है. शॉर्ट वेव्स वाली रेडिएशंस होती हैं गामा रेज, एक्स रेज और यूवी रेज. वहीं लॉन्गर वेव्स वाली होती है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो और रडार वेव्स. उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इंसोलेशन इफेक्ट होते हैं. सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. अगर लेंथ ऑफ द डेज इज लॉन्गर देन द इंसोलेशन रिसीव्ड इज मैक्सिमम, वेयर एज अगर शॉर्टर डेज होंगे तो इंसोलेशन कम रिसीव होगी. उसके बाद एंगल ऑफ रेज, परपेंडिकुलर एंगल पर अगर रेडिएशन मतलब आएंगे अर्थ पर तो वहाँ हमें देखने को इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगी. वहीं ओब्लिक एंगल्स पर हम देखेंगे कम इंसोलेशन रिसीव होती है. वाइडर एरिया, हालांकि ओब्लिक जहाँ ओब्लिक एंगल बनता है वहाँ वाइडर एरिया कवर करता है मतलब वाइडर एरिया में इंसोलेशन गिरते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती है. लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है वहाँ शॉर्टर एरिया लेकिन इंसोलेशन ज़्यादा होती है. ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर होगा तो स्कैटरिंग और डिस्पर्जन वगैरह के फिनोमेना कम होंगे, जिसकी वजह से इन्वर्जन इंसोलेशन ज़्यादा होगा. उसके बाद एल्टीट्यूड, अगर जैसे जैसे हम हाई लेवल पर जाते जाएंगे तो मतलब एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनकी कम होते जाएंगे, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, जिसकी वजह से इंसोलेशन ज़्यादा होगी. जैसे हिल्स पर, प्लेट्यूज पर, प्लेन्स पर, इस सीरीज़ में हमें इंसोलेशन देखने को मिलती है ज़्यादा हिल्स पर, प्लेट्यूज पर. लेकिन अगर इस कंसेप्ट को माने, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है. जैसे कि अगर हम इस कंसेप्ट को माने तो हम देखते हैं कि जो माउंटेन्स वगैरह के रीज़न है वहाँ हमें कोल्ड मतलब कम टेम्परेचर देखने को मिलता है. इसके लिए भी कुछ रीजंस है. इसके ऊपर 3 रीजंस डिपेंड करते हैं. सबसे पहले एयर एज अ बैड कंडक्टर, बिकॉज जो एयर एज अ बैड कंडक्टर में अगर हम देखते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि जो लोअर पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का वो हीटेड होता है, बिलो मतलब नीचे से हीटेड होता है, और जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाती हीट को, जिसकी वजह से लोअर पार्ट ज़्यादा गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू द अपर पार्ट. उसके बाद डेंसिटी ऑफ प्रेशर इज़ मोर, जो लोअर लेयर्स होते हैं वहाँ पर हमें पार्टिकल्स की जो गैसेज वगैरह उनकी डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है. और जो ग्रीन हाउस की कंसनट्रेशन है वो भी हमें लोअर एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन वगैरह की वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर लोअर लेयर्स का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अपर लेयर्स. उसके बाद एक और फैक्टर है लैंड सी डिफरेंस. अगर हम देखते हैं कि जो लैंड होती है वहाँ पर पेनिट्रेशन कम होता है इंसोलेशन का, जिसकी वजह से जो अर्थ टेम्परेचर है वहाँ का वो कम हो मतलब ज़्यादा होगा कम पेनिट्रेशन की वजह से. वहीं जो सी सरफेस है वहाँ देखते हैं कि पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंसोलेशन वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू द लैंड सरफेस. उसके बाद हीट बजट में हम देखते हैं कि हीट बजट क्या होता है. हीट बजट इज और इसे ही बैलेंस करने तो मतलब 40 और 40 डिग्री से मतलब जो इनके बीच का लैटिट्यूड का वो है 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ, वहाँ पर हमें हीट सरप्लस और जो बाकी पोर्सेज है वहाँ डिफिसिट देखने को मिल गया, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो मतलब सरप्लस को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है हीट, ताकि जो हीट बजट है वो बैलेंस में रहे, ताकि मतलब जो ट्रॉपिक्स वगैरह वो सरप्लस हीट की वजह से ज़्यादा एक्सेसिव वार्मर ना हो जाए और जो पोल्स है वो एक्सेसिव कोल्डर रीजन्स ना बन जाए. उसके बाद हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में देखते हैं कि जो हाइट है वो नॉर्मल डेप्थ स्टेट मतलब 6.5 डिग्री पर सेल्सियस की वजह से 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में मतलब डिक्रीज़ होता चला जाता है. अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमें टेम्परेचर कम देखने को मिलता है. उसके बाद हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं कि कैसे जो टेम्परेचर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अक्रॉस लैटिट्यूड्स, और ये आइसोथर्म से शो करता है. आइसोथर्म्स वो लाइंस होते हैं जो मतलब इक्वल टेम्परेचर को शो करते हैं. अगर हम जनवरी और जुलाई के मंथ्स को लेते हैं, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम सीजन्स हमें यहाँ टेम्परेचर हमें इन दोनों मंथ्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं. अगर हम जनवरी की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरली विंटर रहता है, और यहाँ में जो वेस्टर्न मार्जिन्स होते हैं वहाँ का जो वो हाइयर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न काउंटर पार्ट्स, और टेम्परेचर ग्रेडियंट भी हमें वेस्टर्न मार्जिन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, और जो ईस्टर्न काउंटर पार्ट्स है वहाँ हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट कम देखने को मिलता है. वहीं हम जुलाई मंथ की बात करें तो इसमें भी ये रिवर्सल होता है मतलब जनवरी सीज़न का. इसमें हम विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर
देखने को मिलती है। वहीं इसके जो आइसोथर्म्स होते हैं वो बेंड करते हैं पोलवर्ड अगर वो अर्थ के मतलब लैंड को क्रॉस कर रहे हैं, और इक्वेटर की तरफ बेंड करते हैं अगर वो सी को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन हम जनरली देखते हैं कि नॉर्मल लैब स्टेट के कारण जो अपर लेयर्स है वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ होता चला जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करें तो इसमें उल्टा होता है। मतलब जो लोअर लेयर्स होती है वहाँ का टेम्परेचर कम होता है और जो अपर लेयर्स होती है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसका मतलब इंक्रीज़ इन टेम्परेचर विद इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड। इसकी कंडीशंस होती है लॉन्ग विंटर, ड्राई ईयर, क्लियर स्काई, एब्सेंस ऑफ हीट। और ये दो तरीके का होता है, एडवेक्शन और नॉन एडवेक्शन। एडवेक्शन का मतलब होता है कि जहाँ एयर हॉरिजॉन्टली वगैरह मूव करती है। एडवेक्शन में हम देखते हैं कि वैली और फ्रंटल इरोजन होता है। वैली इरोजन में हम देखते हैं कि जो माउंटेन की जो वैलीज़ वगैरह होती है वहाँ वॉर्म होती है वो एस्केप नहीं कर पाती, और जो मतलब नाइट के टाइम पर जो वैलीज़ के टॉप पर जो कोल्ड एयर होती है वो सिंक करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सिंक करके वैलीज़ में आ जाती है, और जो वार्म एयर है वो अपवर्ड मूव करती है, जिसकी वजह से फ्रॉस्ट की कंडीशन हो जाती है, और ये हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए। उसके बाद हम फ्रंटल इन्वर्जन में देखते हैं कि जो दो फ्रंट्स, वार्म फ्रंट्स और कोल्ड फ्रंट कन्वर्ज करते हैं, तो जो वार्म फ्रंट है वो कोल्ड फ्रंट के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से एक टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है। हालांकि ये मतलब टेम्परेरी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉन एडवेक्शन। नॉन एडवेक्शन में ग्राउंड रेडिएशन, ग्राउंड इन्वर्जन मतलब जहाँ शॉर्टर डेज की वजह से इंसोलेशन कम होती है। शॉर्टर डेज होंगे तो इंसोलेशन कम रिसीव होगी, लेकिन नाइट के कारण वो रेडिएशन एमिट ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ये मेनली सब ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन्स पे देखने को मिलती है। यहाँ हमें एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी शो होती है। थैंक यू।